बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम विकी मेहता की बुक के एमसीक्यूज देख रहे थे और अनफॉर्चुनेटली मैं ना उसको वो जो वीके मेहता की बुक है ना उसको मैं अपलोड नहीं कर सक रही अपने ग्रुप में क्योंकि वो है कुछ ज़्यादा एमबीज की है और मैंने उसको काफ़ी कंप्रेस करके अपलोड करने की कोशिश की लेकिन वह नहीं हो रही थी। खैर फिर मैंने उसका कोई सोल्यूशन अभी सोचना था लेकिन शुक्र है कि आई फाउंड अ वेबसाइट लिंक। ठीक है, उसमें ये सेम वही एमसीक्यूज है जो कि वीके मेहता में है। तो मैं अब इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है यस उस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में कर दूंगी क्योंकि इसमें इस बुक में ये भी प्रॉब्लम आ रही थी कि 8 के बाद ना डायरेक्ट 28 पे आ रहा था। दिस इज 9 सॉरी 9 के बाद डायरेक्ट 28 पे आ रहा था। तो मैंने इस एमसीक्यूज को जब कुछ एमसीक्यूज को मैं देख रही थी सर्च कर रही थी तो मुझे ये लिंक मिल गया और दिस इज द लिंक एंड आई विल शेयर दिस लिंक इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। सो टाइम ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। टाइम ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। जी, तो 10th एमसीक्यूज है, इट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन। इसमें कोई साइंस नहीं है इतनी ज़्यादा, तो ये सिर्फ याद रखने वाली बात है। हमें पता है कि एमीटर करंट जो है दैट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो और हम कहते हैं कि बेस का करंट काफ़ी कम होता है और इसलिए एमीटर करंट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कलेक्टर करंट। बेस का करंट एमीटर करंट का कितना होता है, दिस इज जस्ट इंफॉर्मेशन कि 5% होता है। Okay, so at the base emitter junction of a transistor one finds, देखिए जो ट्रांजिस्टर का बेस एमीटर जंक्शन होता है पीएनपी है या एनपीएन है तो वो एक पीएन बन रहा होता है। ठीक है, अच्छा अब पीएन तो कलेक्टर की साइड पे भी बन रहा है, एनपीएन है या पीएनपी है तो उसमें ये होता है कि जो हमारा एमीटर बेस होता है दैट इज ऑलवेज फॉरवर्ड वाइज। तो अगर एमीटर बेस हमारा फॉरवर्ड वाइज होगा, एमीटर बेस अगर हमारा फॉरवर्ड वाइज होगा तो इसका मतलब है कि डायोड पीएन अगर फॉरवर्ड वाइज है तो उसने जाके कंडक्ट करना है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था जिसका पार्ट 1 था उसमें मैंने बताया था कि हमारे पास जो पहले सिर्फ पी और एन था। ठीक है, दैट वाज अ डायोड, उसके साथ एक और लेयर मिलाई थी हमने तो हमारे पास वो एक ही टर्मिनल और टू जंक्शन डिवाइस बन गई थी। डायोड तो वन जंक्शन है ना, तो हमारे पास वो टू जंक्शन डिवाइस थे, दैट वाज अ ट्रांजिस्टर। तो क्योंकि हमारा बेस एमीटर जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड वाइज होता है तो वहां पे रेजिस्टेंस होती है लो। क्यों? क्योंकि वो 0.7 पे कंडक्ट कर जाता है और अगर हम उसको 0.7 से ज़्यादा भी नहीं कर सकते क्योंकि सिलिकॉन का नॉर्मली अगर ट्रांजिस्टर है, अगर मटेरियल सिलिकॉन का है तो उसमें ज़ाहिर है 0.7 से ज़्यादा तो उसने अपने अक्रॉस शो ही नहीं करना। ठीक है, एट द बेस एमीटर जंक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर वन फाइंड्स रिवर्स बायस नहीं होता। मैंने आपको बताया बेस एमीटर ऑलवेज फॉरवर्ड बायस, ये कन्वेंशन है। वाइड डिप्लेशन लेयर कैसे होगा, बल्कि ये तो दोनों ऑप्शन ही सेम हो गई है ना। देखिए डिप्रेशन लेयर अगर वाइड है तो उसका रिवर्स बायस कोई चीज होती है तो भी वाइड होता है, थर्ड ही ऑप्शन बची। तो दिस इज कभी ऐसे होता है कि एमसीक्यूज हमें नहीं आते होते हैं तो उसमें हमको ट्रिक लगाते हैं। तो रिवर्स बायस और वाइड डिप्लेशन लेयर इज द सेम थिंग। अच्छा, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांजिस्टर क्या होती है? मुझे इस एमसीक्यू से काफी ज्यादा इस पे डाउट है क्योंकि ट्रांजिस्टर की इनपुट इम्पीडेंस उसने पूछी है। अब ट्रांजिस्टर की आगे कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस है, कॉमन एमीटर है, कॉमन कलेक्टर है, तो इसने कोई स्पेसिफिक नहीं पूछा। इसको स्पेसिफिक पूछना चाहिए था। आई डोंट नो इसने स्पेसिफिक क्यों नहीं पूछा। ठीक है, तो इस ये ठीक है। अच्छा, पीएनपी की हम बात करें
उसको भी देख लेते हैं जो लास्ट एमसीक्यूज में मैंने आपको बताया था। तो हमारे पास पी एन इज अ डायोड, उसमें हमने एक और लेयर मिलाई थी पी एन पी ट्रांजिस्टर। तो हमारे पास पी और एन का मतलब है, अगर हम बात कर रहे हैं एमीटर और बेस की, तो मैंने बताया कि एमीटर बेस हमेशा फॉरवर्ड बायस होते हैं। तो ये पी एन क्या है? इट इज जस्ट अ डायोड, इट इज जस्ट अ डायोड। अगर ये फॉरवर्ड बायस है तो 0.7 से ज्यादा इसके क्रॉस आने भी नहीं है। अगर हम पी और एन यानी एमीटर बेस पे अगर हम जब वोल्टेज मेजर करते हैं ना मल्टीमीटर से, तो 0.7 होंगे, क्योंकि एमीटर बेस इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस है। देखिए ये पी जो है ये पी से लगा हुआ है, एन एन से लगा हुआ है, लेकिन कलेक्टर बेस रिवर्स होता है। कलेक्टर का पी एन से लगा हुआ है, इसका एन पी से लगा हुआ है। ये ट्रांजिस्टर को यूज करते हुए नॉर्मली हम ऐसे यूज करते हैं। तो जब पी एन हमारा फॉरवर्ड बायस है, उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, क्योंकि डायोड की फॉरवर्ड में हमें पता है रेजिस्टेंस कम होती है, रिवर्स में ज़्यादा होती है। अच्छा, इस एमसीक्यूज को बहुत ज़्यादा देख लिया। अच्छा, इनपुट इम्पीडेंस में ट्रांजिस्टर की बात हो रही है, तो इसमें ना हम वो कैरेक्टरिस्टिक का टेबल देख लेते हैं, उससे सारे एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। ट्रांजिस्टर टेबल की फॉर्म में मिला है, तो उसमें ये होता है कि हमारा जो, अब देखें इसमें इस एमसीक्यूज में उसने डायरेक्ट पूछा हुआ है कि ट्रांजिस्टर की इनपुट इम्पीडेंस क्या है। अब कौन सा ट्रांजिस्टर कॉमन एमीटर है, कॉमन कलेक्टर है, कॉमन बेस है, उसने कोई मेंशन नहीं किया। लेकिन मुझे इसके आंसर से लगा था कि वो कॉमन बेस की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने एमसीक्यूज ऑप्शन ही वो वाली क्लिक की हुई थी। इसमें जो याद रखने वाली बातें हैं वो ये हैं कि हमें पता है मीटर हमेशा फेज शिफ्ट देता है, क्योंकि उसमें केवीएल लगाएं तो फिर उसमें जब हम उसको माइनस आई बी को बढ़ाते हैं तो आई सी माइनस के साथ आ रहा है इक्वेशन में, तो माइनस बाहर आ जाता है। तो माइनस साइन ऑलवेज इंडिकेट्स द फेज शिफ्ट। कॉमन एमीटर में फेज शिफ्ट होगा, बाकी दोनों में नहीं है, ये याद रख, ये आपने याद रखना है। अच्छा, और कॉमन कलेक्टर सी फॉर कलेक्टर, सी फॉर करंट। करंट यानी कॉमन कलेक्टर में करंट गेन होती है, करंट गेन हाई है, तो इसका मतलब कॉमन बेस ने ऑपोजिट लेना है, कॉमन बेस में वोल्टेज गेन होगी। और मैंने आपको बताया मीटर में तो दोनों मीडियम है, क्योंकि इनकी ना ये जो इसने इनपुट रेजिस्टेंस मेंशन की है और आउटपुट रेजिस्टेंस मेंशन की है, दिस इज मीडियम फॉर बोथ। एंड इसमें अगर हमारे पास करंट गेन है और वोल्टेज गेन कम है, गेन मतलब होती है गेन का अगर हम फार्मूला मैथमेटिक्स में जाएं तो वो ये समथिंग लाइक आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इनपुट रेजिस्टेंस होता है। तो आउटपुट में हमारे पास लोड आ जाता है, ठीक है, आउटपुट में हमारे पास होता है लोड। तो यस, आउटपुट में हमारे पास लोड होता है, तो वोल्टेज गेन जो है ना, अगर इसमें करंट गेन है तो उसमें वोल्टेज गेन लो है, तो इसका मतलब है इसकी आउटपुट की रेजिस्टेंस कम होगी। क्यों? क्योंकि आउटपुट रेजिस्टेंस बाय इनपुट रेजिस्टेंस इज द वोल्टेज गेन। अगर ये लो है तो इसका मतलब है आउटपुट रेजिस्टेंस भी लो है, क्योंकि हमारा जो वोल्टेज गेन है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट इम्पीडेंस। तो इस तरीके से इसको याद रखना है। सी फॉर करंट गेन ये हाई है, दूसरी लो है, तो उसका मतलब है अगर ये लो है तो फिर आउटपुट रेजिस्टेंस लो होगी, अगर ये लो है तो डेफिनेटली दूसरी में हाई होना है। इस तरह कॉमन बेस में ऑपोजिट है, कॉमन बेस में होगा वोल्टेज गेन, तो अगर वोल्टेज गेन है उसका मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस इसकी हाई होगी। अब यहाँ पे इसने जो पूछा हुआ है, इसने कहा है इनपुट इम्पीडेंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर कॉमन बेस की आउटपुट ज्यादा होती है तो इनपुट लो होती है, इसने लो को क्लिक किया है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी एरियाज फ्रॉम द एमीटर। अब जो मेजॉरिटी एरियाज होते हैं ना एमीटर के, वो बेस में रिकम्बाइन नहीं, मेजॉरिटी ने रिकम्बाइन नहीं करना, ठीक है, क्योंकि बेस की डोपिंग कम होती है, सारे के सारे उसके साथ रिकम्बाइन नहीं कर सकते। बेस की डोपिंग एरिया दोनों चीजें लाइटली डोप्ड है और एरिया भी कम है, तो रिकम्बाइन इन द एमीटर, एमीटर से क्यों रिकम्बाइन करेंगे? पास थ्रू द बेस रीजन टू द कलेक्टर, क्योंकि काम ही हमारा ये कलेक्टर का काम ही ये उसने कलेक्ट करने हैं, जाना कहाँ से? बेस से होके। अच्छा, करंट आई बी इज, हमेशा इलेक्ट्रॉनिक करंट की हम बात कर रहे होते हैं, लेते हम कन्वेंशनल है, पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में। इन ट्रांजिस्टर, अच्छा मीटर मैंने पहले ही बताया, मीटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट, ऑप्शन नंबर डी यानी 4 हो गया। द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर ट्रांजिस्टर, अल्फा की वैल्यू होती है लेस देन 0.99 होती है अक्सर, बीटा की होती है 100 होती है। इसमें अब आप देखना उसे वो एक जगह पे बताएगा कि 20 से 400 के दरमियान है या 200 के दरमियान है। अच्छा, आई सी इज इक्वल टू दिस। इस एमसीक्यूज में ना, अगर जैसे पावर के स्टूडेंट्स हैं उनको इतनी ज़्यादा
इलेक्ट्रॉनिक्स में उन्होंने ट्रांजिस्टर पढ़े भी नहीं हुए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो होते हैं उन्होंने ट्रांसमिशन सर्किट ब्रेकर, हमने ये नहीं पढ़ा होता। तो इसका ट्रिक याद करने का ये है कि जो चीज़ अल्फा के साथ आ रही है ना वो आई ई है। तो इसमें होगा कुछ ये, अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ये तो बेस करंट हो गया और ये है ICEO। ठीक है, ICEO को ऐसे पढ़ते हैं कि करंट फ्रॉम कलेक्टर टू एमीटर विद बेस ओपन। अच्छा, अब मैंने आपको बताया अल्फा के साथ IE है, इसका मतलब है एमीटर ने ओपन होना है। ये जस्ट ट्रिक है, इसकी लॉजिक ये नहीं है। अच्छा, ICBO क्या है? करंट फ्रॉम कलेक्टर टू बेस विद एमीटर ओपन। एमीटर ओपन है, इसका मतलब है हमने थर्ड ऑप्शन को क्लिक करना है। नेक्स्ट एक और MCQ भी आएंगे, वो भी इसी तरीके से करने हैं। जो चीज अल्फा के साथ है आपने उसे ओपन कंसिडर करना है। आउटपुट इम्पिडेंस वो ट्रांजिस्टर देखें, इनपुट आई थी हमारी लो, तो आउटपुट ना होना है ज़्यादा, क्योंकि मेरे ख्याल से कॉमन बेस के लिहाज से ये जो MCQs है ना, इट इज़ अबाउट कॉमन बेस। जैसे जैसे अगर MCQs होते हैं ना कि ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो किस पे डिपेंड कर, ट्रांजिस्टर करंट कंट्रोल डिवाइस है या वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। तो हम अब देखा जाए तो BJT इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस, बट FET इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। तो हमारे पास उस MCQs में उनको डायरेक्ट BJT का पूछना चाहिए। इस तरह इसमें अगर ये इसको क्लिक करें, इसका मतलब है कॉमन बेस को देख रहे हैं। अच्छा, इसमें वो कहेगा बीटा निकालो। मैंने इसको ट्राई किया और आई थिंक इस MCQs में प्रॉब्लम है। इसका आंसर जो है वो 500 आता है। ठीक है, और अगर आप इसको दूसरे तरीके से करें तब भी वो एग्जैक्टली 200 नहीं आता। इसको करने के दो वेज हो सकते हैं। बीटा है ना, बीटा होते हैं IC/IB। ठीक है, तो IC और IE अगर गिवन है तो IB को हम यहाँ से कैलकुलेट करके बीटा को यहाँ से कर सकते हैं। और इसका एक और तरीका ये है कि अल्फा होता है, बीटा होता है अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। तो IC डिवाइडेड बाय IE इज अल्फा। तो एक से आंसर आता है 500, और अगर दूसरी तरीके से करें तो वो भी 200 नहीं आता। इस MCQ में प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें जो मेरा आंसर आया वो 10.1 आया था, तो इसने यहाँ इसको भी 100.1 किया हुआ है, क्योंकि IE आपने निकालना है ना, तो IC बीटा से आप पहले अल्फा निकाल लें। बीटा अगर गिवन है, बीटा इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा, इसको सॉल्व करके अल्फा निकाल लें। उस अल्फा जब आपके पास है और IC भी गिवन है तो IE निकालें, तो दैट कम्स आउट टू बी 10.1 आया था मेरे पास। अच्छा, रिलेशन क्या होता है बीटा अल्फा का? मैं भी बार बार बोल रही थी, बीटा इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा। वैल्यू ऑफ बीटा फॉर ट्रांजिस्टर जनरली ये है 20 से 500 के दरमियान। मोस्ट कॉमनली यूज हमारी कॉमन एमीटर होती है और इसमें फेज शिफ्ट आता है, ये याद रखने वाली बात है। और कॉमन एमीटर में आउटपुट रेजिस्टेंस इनपुट रेजिस्टेंस दोनों होती है मीडियम, तो करंट गेन वोल्टेज गेन होती है दोनों मीडियम, और पावर गेन क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। ठीक है, पावर गेन उसमें सबसे ज्यादा है, दोनों मीडियम चीजें मल्टीप्लाई होकर उसको हाई करती है। अच्छा, मोस्ट कॉमनली यूज्ड ट्रांजिस्टर इनपुट इम्पीडेंस और ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन डायरेक्शन एलिमेंट इज द हाईएस्ट। कौन सी हाईएस्ट होती है? कॉमन एमीटर में तो मीडियम होती है ना, और कॉमन बेस में आउटपुट हाई होती है, तो कॉमन कलेक्टर होगा। आउटपुट इम्पीडेंस और ट्रांजिस्टर कनेक्टेड, आउटपुट हाई होती है कॉमन बेस में। फेज डिफरेंस 0 होता है कॉमन बेस में भी, कॉमन कलेक्टर में भी। पावर गेन इन ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन, पावर गेन हाई होती है कॉमन एमीटर में। कॉमन एमीटर में फेज शिफ्ट है जी, है 2 का। इसका 180 डिग्री ऑप्शन बनेगा 28 का। वोल्टेज गेन इन ट्रांजिस्टर कनेक्टेड, वोल्टेज गेन हाई होता है कॉमन बेस में, ये इसने गलत किया है, दिस इज रॉन्ग। एज द टेम्परेचर ट्रांजिस्टर गोज अप, बेस एमीटर रेजिस्टेंस कम होगी। ठीक है, बेस एमीटर की रेजिस्टेंस होती ही कम है, क्योंकि इट इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस। वोल्टेज गेन और ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन, अच्छा वोल्टेज गेन कॉमन कलेक्टर की लेस होती है, लेस देन 1, क्योंकि उसमें करंट गेन होती है। कॉमन कलेक्टर में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, 0। ओके, ये भी उसी ट्रिक से कर लें। बीटा बेस के साथ आ रहा है, इसका मतलब है बेस ने ओपन होना है। करंट फ्रॉम कलेक्टर टू एमीटर विद बेस ओपन, ऑप्शन नंबर 3। इसमें क्या है?
बेस के साथ आ रहे हैं, ठीक है। करंट फ्रॉम कलेक्टर टू एमीटर विद बेस ओपन, क्योंकि अब अल्फा का टर्म बी के साथ इन्वॉल्व है। ये सब पे अप्लाई नहीं होता, लेकिन ये 90% केसेस पे अप्लाई हुआ था। इस वाले में अब देखें, इसमें देखें ना, जो इक्वल के फॉरन बाद चीज आ रही है दैट इज बेस, बेस ओपन है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 35 में इसका आंसर जो है ना वो बनेगा करंट फ्रॉम कलेक्टर टू बेस विद एमीटर ओपन। यस, क्योंकि इसमें अल्फा के टर्म्स दोनों में इन्वॉल्व हुई हैं, इसके ऊपर कोई लॉजिक नहीं लगानी। BC147 ट्रांजिस्टर होते हैं सिलिकॉन के, ट्रांजिस्टर मोस्टली सिलिकॉन के हैं। अच्छा 36 तक एमसीक्यूज आज हम देखेंगे, क्योंकि मैंने कल भी वैसे वीडियो अपलोड करनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे लैपटॉप पर जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली तो वो एकदम शट डाउन हो गया था, उसकी बैटरी लो थी, तो इस वजह से मैंने आज इस चैप्टर को कंप्लीट करना था, बट नहीं हो सका। तो वीके मेहता की जो बुक है उसके हमने एमसीक्यूज देख लिए हैं 36 तक। यस, 80 तक एमसीक्यूज है इसके, यानी तकरीबन 40 रहते हैं हमारे। तो इंशाल्लाह उसके 2 पार्ट्स में कवर हो जाएगी, अगर एक पार्ट में ना भी हो सकी तो। नाउ आई एम ट्राइंग टू गो कि मैं पहले इसको कंप्लीट करूं, फिर मैं किसी नेक्स्ट चैप्टर पे इसको स्टॉप करूंगी।